हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कई ज्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस सीरीज को हमने तब जाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब उन्हें खुद से रीड किया है, उनको समझा है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप सबके लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाली है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 9 के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 9 है पर्यावरण और धारणीय विकास। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो भी विश्लेषण करेंगे, जो भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे, वो हम कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। तो जो भी कक्षा 11 के अध्याय 9 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए हुए होंगे, उन सभी टॉपिकों का हम इस वीडियो के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे और उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से शुरुआत करते कि किस तरह से इस अध्याय 9 के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। जो ये पर्यावरणीय संसाधन है और ये क्या होते हैं, तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पर्यावरण है ये वास्तव में होता क्या है, कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। हमारे चारों ओर, हम चाहे किसी भी समाज में क्यों ना रह रहे हो, हमारे चारों ओर जो भी आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में किस तरह से जो हमारे आसपास जो भी संसाधन होते हैं, पर्यावरणीय संसाधन, वो किस तरह से हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण वह है जिसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व होते हैं। ये जैविक और अजैविक तत्व क्या है? जैविक तत्व वो होते हैं जो सभी जीवित तत्व होते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, पौधे और मत्स्य आदि प्रकार के ये जो तत्व है ये जैविक तत्व कहलाते हैं, जो वास्तव में जीवित होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे हम जैविक तत्व कहते हैं। जिसमें पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, मत्स्य आते हैं, यानी कि मछलियां आती है। तो इस तरह से ये जैविक तत्व है। जो ये जैविक तत्व है ये भी पर्यावरणीय संसाधन है जो हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी तरह से अजैविक तत्व में किस तरह से इसमें हवा आती है, पानी आता है, भूमि, चट्टान, खनिज और सूर्य की किरणें, ये तमाम प्रकार की चीजें अजैविक तत्व कहलाते हैं। तो इस तरह से जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जैविक तत्व और अजैविक तत्व होते हैं जो किसी ना किसी रूप में मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। वो चाहे रोजमर्रा की दिनचर्याओं में देखा जाए कि किस तरह से हमारे रोजमर्रा की दिनचर्याओं में इन जैविक और अजैविक तत्वों की जरूरत होती है, और किस तरह से जो आर्थिक गतिविधियां होती है, हम कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें भी किस तरह से इन जैविक और अजैविक तत्वों का अपना एक रोल होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो पर्यावरण है
पर्यावरण वह होता है जिसमें मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए ये जैविक और अजैविक तत्व शामिल होते हैं। ये किसी ना किसी तरह से हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं। किस तरह से पानी है, हवा है, जो हमारे लिए जीवन जीने के लिए काफी आवश्यक होते हैं, तो इस तरह से ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं ये पर्यावरणीय संसाधन, जिसमें कि हम इनको दो भागों में देखते हैं, जैविक और अजैविक तत्वों में। तो इस तरह से ये पर्यावरण है। अब हम इसके बाद पर्यावरण के कार्य को देख लेते हैं कि पर्यावरण के वास्तव में क्या कार्य होते हैं। यहाँ पे हम पर्यावरण के कार्यों को हम 4 संदर्भों में देखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से, जिसमें कि सबसे पहले है संसाधनों की पूर्ति। जो पर्यावरण है, पर्यावरण का एक सबसे प्रमुख कार्य यह है कि किस तरह से हमें मानव के लिए इस संसाधनों की पूर्ति करता है। किस तरह से जो पर्यावरण है, पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। वो किस तरह से जब एक किसान फसलों को उगाता है, किस तरह से जो भूमि है, भूमि उसके लिए संसाधन के रूप में होती है। किस तरह से सिंचाई के लिए जो पानी होता है, पानी भी संसाधन के रूप में होता है। तो इस तरह से पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है, जो किसी न किसी रूप में वो इस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता है ये पर्यावरण। तो इस तरह से जो पर्यावरण है, पर्यावरण में तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जिसमें कि हम इनको जैविक और अजैविक तत्वों में देखते हैं, तो ये किस तरह से हमें किसी भी कार्य को करने में ये सहूलियत प्रदान करते हैं, वो चाहे जीवन यापन करने में। तो इस तरह से जो ये पर्यावरण है, पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। किस तरह से इनके प्रयोग के द्वारा हम हर एक कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पर्यावरण है ये संसाधनों की पूर्ति करता है। और दूसरा है जीवन को बनाए रखना। जीवन को बनाए रखता है हमारा पर्यावरण। किस तरह से जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें कि पानी है, हवा है, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, किस तरह से इसमें महत्वपूर्ण रोल है हमारे पेड़ पौधों का, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से जीवन को बनाए रखता है हमारा ये पर्यावरण, जिसमें कि जो ये पर्यावरणीय साधन है, जिसमें कि मिट्टी है, मिट्टी से किस तरह से फसलों का पैदावार होता है, जो फसलें हमारे लिए भोजन के रूप में आती है। तो इस तरह से ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से जो सूर्य है, सूर्य किस तरह से हमें रोशनी प्रदान करता है। और इसी तरह से जल है, हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से ये जल है, जल भी जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। और इसी तरह से वायु है, वायु के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से जो ये पर्यावरणीय संसाधन है ये जीवन को बनाए रखते हैं। तो इसलिए ये मानव के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं ये संसाधन, यानी कि ये पर्यावरण में अनेक प्रकार के ये संसाधन है, जो किस तरह से मानव जीवन को एक तरह से बेहतर बनाने के लिए और जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इस तरह से पर्यावरणीय संसाधन ये जीवन को बनाए रखता है। और तीसरा है अपशिष्ट का आत्मसात करता है। ये किस तरह से करता है पर्यावरण? जो अपशिष्ट होते हैं ये किस तरह से पर्यावरण उसका आत्मसात करता है। जब हम उत्पादन करते हैं, जब हम उपभोग करते हैं, तो इन तमाम प्रकार की गतिविधियों से जो अपशिष्ट है वो उत्पन्न होता है। और पर्यावरण इन अपशिष्टों को किस तरह से अपने आप में उसका आत्मसात करता है। किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उनको पौधे ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से जो तमाम प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं उनका आत्मसात करता है पर्यावरण, जिससे कि एक हमें बेहतर आवरण मिल पाता है, हमें बेहतर जीवन जीने के लिए वैसा अवसर मिल पाते हैं। वो किसके फलस्वरूप मिलते हैं? वो पर्यावरण के बदौलत ही मिल पाते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण अपशिष्ट को वो आत्मसात करता है जो कहीं ना कहीं मानव को एक सहूलियत देता है। और चौथा है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये पर्यावरण है, पर्यावरण वास्तव में हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। किस तरह से पर्यावरण के अंतर्गत वो तमाम प्रकार की चीजें आती है जिससे कहीं ना कहीं मानव का जीवन बेहतर होता है।
पर्यावरण में किस तरह से झरने आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पहाड़ आते हैं, मैदान आते हैं। तो इस तरह से जो ये सौंदर्यता है, इस सौंदर्यता की बदौलत जो मानव जीवन है वो बेहतर होता है और मानव गुणवत्ता युक्त जो जीवन है उसको व्यतीत कर पाता है, क्योंकि वो ऐसे आवरण में रह रहा है जो कहीं ना कहीं उसको एक सकारात्मक एनर्जी दे रहा है। वो जब वो सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा, उसका आवरण, उस पर वो इम्पैक्ट पड़ेगा पर्यावरण का, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन वो गुणवत्ता युक्त व्यतीत होगा। किस तरह से हमारी जो पर्यावरण की जो सौंदर्यता है, इस सौंदर्यता ही वास्तव में जीवन को बेहतर व्यतीत करने में वो काफी महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो इस तरह से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है वास्तव में ये पर्यावरण। तो इस तरह से ये पर्यावरण के कार्य है। और अब हम इसके बाद भारत की पर्यावरणीय स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से भारत की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो वास्तव में है कैसी है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी भिन्न है। किस तरह से अलग अलग यहाँ पे जलवायु अलग अलग क्षेत्र में, और वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो खनिज पदार्थ है वो उस तरह से अलग अलग है जलवायु के अकॉर्डिंग। तो इस दृष्टि से भारत की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो काफी भिन्न है। और भारत की पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए यहाँ के जो संसाधन है, जिसमें कि भूमि की उच्च गुणवत्ता और सैकड़ों नदियां और उनकी उपनदियां हैं यहाँ पे, और हरे भरे वन, पेड़ पौधे किस तरह से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, और खनिज पदार्थ है और पहाड़ों की श्रृंखलाएं आदि रूप में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरह से भारत के पास ये प्राकृतिक संसाधन है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह से ये पर्याप्त मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से यहाँ पे जो अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है वो अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से वहाँ की उपयोगिता के लिए वो किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें कि दक्षिण के पठार में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी किस तरह से कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। और इसी कारण यहाँ पे दक्षिण के पठार में जब काली मिट्टी है तो इस तरह से यहाँ पे जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योगों की स्थापना हुई है। यहाँ पे एक तरह से कपड़ा उद्योगों का केंद्र है, क्योंकि जब यहाँ पे दक्षिण के पठार में काली मिट्टी के कारण यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाएगी, तो ऐसे में जो कपड़ा से संबंधित जो उद्योग होगा वो वहां पे स्थापित होगा, क्योंकि उसे कच्चा माल बड़ी आसानी से मिल पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे कपड़ा उद्योगों का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो कपास की खेती है, कपास की खेती काफी मात्रा में की जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है वो उपयुक्त होती है। और इसी तरह से अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है और जो कृषि के लिए काफी उपजाऊ होता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, इस तरह से अरब सागर से लेकर के जो बंगाल की खाड़ी तक जो यहाँ पे गंगा का जो मैदान है, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, और इस तरह से यहाँ पे ये देखा जाता है अधिकांश आबादी यहाँ पे निवास कर रही है और यहाँ पे जनसंख्या में काफी वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वो लोगों को अवसर मिल रही है, जिससे कि वो हम प्रत्यक्ष तौर पे ये यहाँ पे देखते भी है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक मात्रा में है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान के आसपास जो आबादी है वो अधिक मात्रा में है। और इसी तरह से हमारे देश में कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पर्याप्त मात्रा में है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो इस तरह से भारत में ये पर्यावरणीय संसाधन के संदर्भ में है कि किस तरह से पर्यावरणीय स्थिति है हमारे देश में, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे खनिज भी है और यहाँ पे किस तरह से पर्याप्त मात्रा में जो खेती है वो खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध है।
और इसी तरह से वो जो यहाँ पे वन है, नदियां है, झरने हैं और तमाम प्रकार के जो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो इस तरह से भारत की ये पर्यावरणीय स्थिति है। और अगर हम ये देखें कि किस तरह से जो ये पर्यावरणीय संसाधन है ये हम सब के लिए, समाज और देश के विकास के लिए उपयोगी तो है ही है, इसके साथ ही साथ इसका उपयोग इस तरह से किया जाए ताकि हमारा जो दीर्घकालिक विकास है वो प्रभावित ना हो सके। क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो विकास की जो अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ में इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अनावश्यक दोहन हो रहा है, जिसके चलते क्या होता है, हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती है। इस समस्या के चलते हमारा व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है, हमारा देश और राष्ट्र का जो विकास है उस विकास में भी किस तरह से बाधा उत्पन्न होती है। जब किन्हीं संसाधनों का अनावश्यक दोहन होगा तो ये स्वाभाविक है कि विकास में वो अड़चन पैदा करेगा। किस तरह से हम भारत में ये देखते हैं कि संसाधन तो हमारे पास है, परंतु उन संसाधनों का प्रयोग ऐसे सुनियोजित तरीके से हो सके जिससे कि दीर्घकालिक विकास हो सके और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान समय में विकास करना है और उन संसाधनों का उपयोग करना है। और इस विकास की अंधी दौड़ में हमें प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना है ताकि दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से जो ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर ये अपना असर डालता है और ये किस तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के हमारे आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण असर डालता है। क्योंकि ये पर्यावरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण संसाधन इस तरह से महत्वपूर्ण है, वो चाहे हमारे रोजमर्रा की दिनचर्याओं से लेकर के हमारी व्यावसायिक गतिविधियों तक, उन सब में इनका अपना एक रोल होता है। और इन प्राकृतिक संसाधनों के बिना हम विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं और भारत में ये पर्यावरणीय स्थिति है वास्तव में। और अगर हम धारणीय विकास के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से धारणीय विकास यानी कि इसको हम सतत विकास भी कहते हैं, किस तरह से, जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो विकास की जो अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ से हमें बचना है। इसी से ये रिलेट करता है धारणीय विकास। धारणीय विकास ये होता है कि ऐसा विकास हो जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो। हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमें ऐसा विकास करना है, हमें ऐसे विकास पर फोकस करना है ताकि वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने की संभावना को भी बरकरार रख सके। तो इस तरह से जब हर एक कार्य होंगे, हर एक डेवलपमेंट होगा, तो वास्तव में वो सतत विकास यानी कि धारणीय विकास कहलाता है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, धारणीय विकास यानी कि ऐसा विकास जो भविष्य में होने वाले जो काम होंगे, जो भविष्य की हमारी पीढ़ियां होंगी, आगे की जो पीढ़ियां होंगी, उन पीढ़ियों की जो आवश्यकता होगी, उन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान समय में उन संसाधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग करें और उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें ताकि भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी प्रभावित ना किया जा सके, उनके ऊपर इनका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उनके लिए भी वो संसाधन बने रहे। तो ऐसा विकास जब होगा तो उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। तो इस तरह से ये धारणीय विकास जब होगा तब जाकर के दीर्घकालिक विकास संभव होगा। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही एक तरह से ये निर्भर है और ये एक दूसरे के लिए आवश्यक है। ये किस तरह से, पर्यावरणीय संसाधन किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक होते हैं और इन पर्यावरणीय संसाधनों के जरिए किस तरह से
हमारा डेवलपमेंट हो पाता है और हम अनेक जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर पाते हैं। और इसी तरह से जब हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से करेंगे और अनावश्यक दोहन से बचेंगे संसाधनों के, तो ऐसे में जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और पर्यावरणीय जो विकास है वो भी दीर्घकाल तक बना रहेगा। तो इस तरह से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही एक दूसरे पर ये निर्भर है और एक दूसरे के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से ये धारणीय विकास है। धारणीय विकास ऐसा होना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो वर्तमान आवश्यकताएं इस तरह से पूरी हो ताकि जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को भी उन प्राकृतिक संसाधनों के जरिए पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने और समझने का प्रयास किया है कि पर्यावरण और धारणीय विकास है क्या है, तो जिसको हमने एक एक करके बड़ी ही डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज की वीडियो के अंतर्गत हमने कक्षा 11 के अध्याय 9 को डिटेल में जाना और समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।